नमस्कार, जेके 24/7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने आज 26 साल बाद बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई घोषणाओं का ऐलान भी किया है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेलकूद हो, पर्यटन हो या फिर व्यापार हो, हर वर्ग का बजट में ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्ववर्ती सरकार पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। जब रेखा गुप्ता बजट पेश कर रही थी सदन के अंदर, उस समय उन्होंने एक शायराना अंदाज में इस बजट पेश करने से पहले अपने भाषण को शुरू किया। लेकिन जब रेखा गुप्ता भाषण देना शुरू हो गई तो तब उसके बाद एक एक कर पहले आम आदमी पार्टी की जो पिछली सरकार रही थी उस पर निशाना साधा और उसके बाद उन्होंने इस बजट को लेकर अपनी बातें सामने रखी। एक एक कर बजट के तमाम बिंदु, तमाम पहलू सबके सामने रखे। वो इसलिए क्योंकि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर सरकार बनाई है। ऐसे में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद आम आदमी पार्टी को अब लोगों ने पूरी तरह से जो है वो कहीं ना कहीं हटा दिया है, सरकार से हटा दिया है, जिसके बाद बीजेपी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी 27 साल के बाद सत्ता में आई और आज पहला बजट रेखा गुप्ता की तरफ से पेश किया गया। इस बजट में कई तरह के प्रावधान रखे गए हैं। इस बजट में राशियां आवंटित की गई है, अलग अलग क्षेत्रों को सशक्त करने के लिए बातें की गई हैं, अलग अलग जगहों पर कैसे विकास किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाए, वहां पर प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बजट में जिनके लिए राशि का आवंटन किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए कुछ मेन बिंदु आपको मैं समझाना चाहूंगा कि बजट में क्या कुछ खास है। अहम बिंदु समझाना चाहूंगा, उसके बाद कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। दिल्ली बजट क्या लाया है आपके सामने है। इस बार दिल्ली सरकार का बजट जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए का बजट सामने आया है। ये मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि 1 लाख करोड़ का बजट जो है वो दिल्ली सरकार ने लाया है। पिछले साल की तुलना में 31.5% अधिक बजट है। आप खुद अंदाजा लगाइए। और पिछले बजट को लेकर ही रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री उन्होंने निशाना भी साधा है। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए लाए गए थे, जो सबसे बड़ी योजना या सबसे बड़ा वादा था। इस बार पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 2144 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। बुनियादी ढांचे के लिए दिल्ली को 28,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, यानी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए। महिला सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी दिल्ली के अंदर लगाए जाएंगे। ये भी मुख्यमंत्री ने इस बजट में प्रावधान रखा है, उसके लिए भी राशि आवंटित की गई है। 100 स्थानों पर अटल कैंटीन खुलेंगे, इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, जो वादे किए थे उन वादों को कैसे पूरा करना है, उसके लिए एक दिशा और विजन तय किया गया है। झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। झुग्गी झोंपड़ियों का मुद्दा चुनाव में भी छाया रहा था और उसके बाद कई जो वादे हैं वो किए गए थे। विधायक निधि के लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बजट में और ये इस विधायक निधि के लिए जो है वो आवंटित किए गए हैं उनको सशक्त करने के लिए। रीडेवलपमेंट प्लान के तहत समस्याओं को दूर करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि कैसे समस्याओं को दूर करना है। जल आपूर्ति हो, स्वच्छता व्यवस्था के लिए 9,000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जल आपूर्ति एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अंदर। जल पहुंचाना, सभी लोगों तक पानी और दूषित पानी पहुंचाना, ये बहुत एक बड़ी जो है वो चुनौती है। तुरंत सुनते हैं आखिर आज रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री ने जब बजट पेश किया उस समय क्या कुछ कहा, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। सुनिए सर। बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। क्योंकि ना केवल दिल्ली, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, महिला समृद्धि योजना बहनों को 2,500 रुपए देना, ये हमारा संकल्प है, प्रतिबद्धता है। उसके लिए हमने 5100 करोड़ रुपए रखे हैं और निश्चित देंगे। दुनिया की तीसरी ऐसी सिटी अभी है जो इलेक्ट्रिक बसेस फ्लीट में है, जिसमें 2152 इलेक्ट्रिक बसें हैं।
इसमें डीटीसी के तहत 1752 इलेक्ट्रिक बसेस हैं और डिम्ड क्लस्टर योजना के तहत 400 बसेस हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 तक इस बेड़े में 5000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो, इसकी उम्मीद है। और विश्व स्तर पे पूरे वर्ल्ड में दिल्ली इलेक्ट्रिक बस फ्लीट का दर्जा हासिल करे, इसके लिए हम काम करेंगे। मुझे यह बताते हुए अत्यंत दुख होता है कि पिछले 10 सालों में विकास के हर पैमाने पे दिल्ली फिसलती। चलिए, तो आपने मुख्यमंत्री को सुना। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते करते पिछली सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में विकास नहीं हुआ है और दिल्ली बदहाली की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार आई है और इस बजट में उस विजन को भी रखा गया है कि कैसे दिल्ली को पिछले 10 सालों में जो सरकार कह रही है उसके हिसाब से उसे निखारना है, आगे बढ़ाना है। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा करने के लिए। हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि वादे जब हुए थे उस वादों के अनुसार इस बजट में कितने प्रावधान हैं, कितने वादे हैं, कितने इरादे हैं, इस बजट का इरादा क्या है। अमनप्रीत कौर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीष कुमार गुप्ता जी अर्थशास्त्री हैं, वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सर, बहुत बहुत स्वागत। और अमनप्रीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने समय दिया। मनीष जी, आपसे समझना चाहूंगा पहले, उसके बाद अमन जी आपके पास आऊंगा। मनीष जी, कैसे देख रहे हैं आप दिल्ली के बजट को? और क्योंकि कहा जा रहा है कि 31% बजट को बढ़ाया गया है पिछली बार के मुकाबले, इस बार सरकार ने इस बजट को बढ़ाया है। सर, कैसे आप इस बजट को देख रहे हैं? सर, बजट को बढ़ाना किसी के हाथ में इतने आसान नहीं होता जी। है। बजट बढ़ता है रेवेन्यू से, यानी आप रेवेन्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं कि कहां कहां से पैसा आएगा। बजट एक्चुअली एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है जी। कि कहां कहां से कितना कितना कैश का फ्लो होगा। तो इसे कॉम्बिनेशन होता है, कहीं कैश सिस्टम और कहीं एक्रूवल सिस्टम। तो ऐसे में उन्होंने इस बार एक बैलेंस्ड बजट बनाने की कोशिश की है। 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट रखी, जैसा कि आम आदमी पार्टी चुनाव हारने के अगले दिन से चिल्लाने लगी थी कि महिला समृद्धि योजना के आपने पैसे नहीं बांटाए, तो उन्होंने पहली बार में ही 5100 करोड़ का प्रोविजन कर दिया। बिल्कुल सर। कहने का मतलब यह है कि दिल्ली की हर महिला को पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन शुरुआत कर दी। गरीब महिला जिनको कोई और बेनिफिट नहीं मिल रहा, उनको देने की शुरुआत उन्होंने कर दी थी। धीरे 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 आप इसको बढ़ाएंगे। देखिए, 1 लाख करोड़ का बजट है और आप ये समझ लीजिए किसी भी राज्य और देश के बजट में सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है ना, वो होता है सैलरी, जो हम समझते ही नहीं। हमें लगता है शिक्षा पर 20,000 करोड़ खर्च हो रहा है, तो एक्चुअली शिक्षा पर सिर्फ 4,000 करोड़ खर्च हो रहा है। 16,000 करोड़ तो एग्जिस्टिंग टीचर्स की खर्चे हैं, सैलरी हैं। ठीक है। तो यहाँ बजट का 5% एक बड़ा अमाउंट है जो महिला समृद्धि योजना के लिए खर्च कर। और उससे बड़ी बात, 2144 करोड़ का आधा परसेंट है, ये 2144 करोड़ का हजार जो बजट है वो आयुष्मान योजना के लिए है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। यानी आयुष्मान योजना के 5 लाख और अदर से अलग से 5 लाख, तो यानी दिल्ली वालों को एटलीस्ट चिकित्सा के नाम पर इतनी चिंता की जरूरत नहीं। बात यह है कि सबके आयुष्मान कार्ड बन जाए, और युवाओं के बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये आने वाला प्रश्न है। ठीक है, ओके, फिर से लौटूंगा आपके पास मनीष जी। फिर उसके बाद आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि बजट जब कागजों पर आता है तो उसको धरातल पर उतारने के लिए क्या चैलेंजेस होते हैं, कितना उतरता है, कितने चांसेस होते हैं, वो आपसे बाद में समझूंगा। अमनप्रीत जी से एक कमेंट लेता हूं। अमनप्रीत जी, आप एक महिला हैं और जाहिर सी बात है दिल्ली चुनाव में महिलाओं की योजनाओं को लेकर एक बड़ा कार्ड खेला गया था। उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को जीत भी मिली। एक बहुत बड़ा योगदान उस योजना को लेकर रहा था, ना सिर्फ दिल्ली में, उससे पहले हमने महाराष्ट्र में देखा, झारखंड में देखा, हरियाणा में देखा। महिलाओं को लेकर जो योजनाएं आ रही हैं पॉलिटिकल, उसका पूरा बेनिफिट पर्टिकुलर पार्टीज को मिल रहा है, जो इसकी घोषणा या जो संकल्प पत्र में इसको मेंशन कर रहे हैं। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर जो बात उठी थी, उसको लेकर अभी मनीष जी ने कहा कि 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं महिलाओं की दृष्टि से?
देखिए, महिलाओं का सबसे बड़ा हाथ है दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने का, तो जी। इसलिए मुझे लगता है महिलाओं को खुश करने के लिए पहले बजट में ये जो 5100 करोड़ की अनाउंसमेंट करी गई है महिलाओं के लिए, ये बहुत अच्छी पहल है। जी। और जो 2500 रुपया ना मिलने की वजह से जो विमेंस डे पे भाजपा सरकार ने वादा किया था कि वो महिलाओं को देगी और वो मिला नहीं, उसकी वजह से जो महिलाओं में निराशा उत्पन्न हो रही थी, मुझे लगता है आज वो महिलाएं खुश हो गई होंगी जी, कि कम बिल्कुल। से कम जो भाजपा सरकार है उन्होंने अनाउंसमेंट तो करी कि 5100 करोड़ वो खर्चा करेंगे महिलाओं के लिए। उसके बिना जो 21,000 रुपया देने की बात हुई है गर्भवती महिलाओं को और उनको जो पौष्टिक किट्स हैं वो देने की बात करी गई है। और उसके साथ ही महिलाओं के लिए जो 50,000 कैमरा जो सीसीटीवी अलग से उन्होंने बोला है कि एक्स्ट्रा वो लगवाएंगे, वो बहुत अच्छी पहल है। मुझे लगता है महिलाओं को जो अपना उन्होंने कीमती वोट भाजपा को दिया था और उनकी सरकार बनाने में अपनी जो अपना जो कंट्रीब्यूशन करा था, मुझे लगता है आज उनका एवज में उनको जो भाजपा सरकार है उन्होंने ये बहुत बड़ी जो एक गिफ्ट है वो दे दी है। जी। इसके साथ ही जो रेखा गुप्ता ने जब बजट पेश करा, उन्होंने बोला कि ये 1 लाख करोड़ का बजट है और पिछले जो बजट से 31.5 का बिल्कुल, बिल्कुल। परसेंट बढ़ोतरी है इसमें, तो ये भी अच्छी बात है कि कम से कम पिछले बजट से ज्यादा बजट इस बार दिल्ली को मिला है। और क्योंकि जिस हिसाब से रेखा गुप्ता जी दिल्ली को बता रही थी कि दिल्ली की जो कंडीशन है वो बहुत बदतर हो गई है पिछले 10 साल में, उस हिसाब से मुझे लगता है ये जो इजाफा है ये ठीक रहेगा उसको ठीक है। विकसित करने के लिए, क्योंकि भाजपा सरकार जो है वो दिल्ली को विकसित करने के नाम से ही सरकार में आई है और जो लोगों के साथ उन्होंने वादा किया था कि वो दिल्ली को चमकाएंगे, मुझे लगता है बजट पेश करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा और दिल्ली जी। चमकेगी और हम सबको बिल्कुल। इसका फायदा मिलेगा। उम्मीदें हर नागरिक को होती हैं कि जो बजट आता है वो इम्प्लीमेंट हो, वो खर्च हो, उसका एक्सपेंडिचर हो। वही चीज़ मैं समझना चाहूँगा इस वक्त मनीष जी से, क्योंकि अर्थशास्त्री हैं और इन मामलों को बहुत करीब से देखते हैं। मनीष जी, जब बजट पेश होता है तो आम लोगों की समझ से थोड़ा सा दूर होता है। धीरे धीरे उस बजट को समझने की कोशिश की जाती है और धीरे धीरे सुनने की कोशिश, पढ़ने की कोशिश की जाती है और समझ आ जाता है। लेकिन जब बजट पेश होता है उसके बाद एक साल के अंदर सरकार उसे कैसे एक्सपेंडिचर करती है, कैसे खर्चा करती है, कितना कहाँ करती है, उसका किसी के पास कोई ब्यौरा नहीं होता, कोई पता नहीं होता, कोई अता पता नहीं होता। वो प्रोसीजर क्या होता है और कैसे सरकार उस बजट को इंप्लीमेंट करती है ग्राउंड पर सर, और कितना कर पाती है एक साल में बजट के मुकाबले? कि आखिरी प्रश्न का सबसे पहले जवाब जी। आपका ये कहना कि बजट बन गया, जनता की समझ में आया नहीं आया, मीडिया ने समझाया, पीपल्स ने समझाया, लेकिन बाद में क्या हुआ, अगले साल फिर नया बजट आया, पहले के बजट में खर्चा हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, क्या हुआ, ऐसी दरअसल कोई रिव्यू की सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। और होना ये चाहिए शीतल भाई जी कि हमें साल में 2 बार बजट का रिव्यू होना चाहिए। ओके, एक 3 महीने बाद और एक 9 महीने बाद। ठीक है कि भाई जिस मद में जितना जितना प्रोविजन किया है उतना खर्चा हुआ कि नहीं किया। अब देखिए, मानो उन्होंने कहा कि हम 2100 करोड़ रुपया हेल्थ में खर्च करेंगे, तो एक डिटेल बजट जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कहाँ खर्च होंगे। असली जिम्मेदारी यहाँ ब्यूरोक्रेट की शुरू होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो संबंधित विभाग के मंत्री की शुरू होती है कि उस अमाउंट को खर्च करे, लॉजिकली खर्च करे, विद प्रोटोकॉल खर्च करे और ऐसे सिस्टम से खर्च करे कि जेन्युइनली वो खर्चा यूज हो। तो ऐसे में एक रिव्यू बनता है कि अगर 2144 खर्च हुए हैं तो नहीं, और अगर नहीं हुए 6 महीने में तो अगले 6 महीने में हो, और अगले साल में भी अगर नहीं हुए तो अगले बजट में इस बात का जिक्र हो कि हम पिछले साल का ये अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंस नहीं कर पाए थे, वो हम इस बार कर रहे हैं। तो क्या इसे इस सिस्टम के साथ जोड़ा जाना चाहिए, सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, जो आप कह रहे हैं कि भाई रिव्यू होना चाहिए 2 बार? मैं तो कहता हूं 2 बार ना भी हो, 1 बार भी हो, वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो भी नहीं होता। मेरे हिसाब से 2 ही बार होना चाहिए, एक बार 6 महीने बाद, एक बार साल से 1 महीना पहले। तो फिर वो अलग बात है। अब इसको बजट को समझें कि इसमें जो रह गया उसका क्या होगा, अगली बार क्या होगा, रेवेन्यू कितना आया। आप इसको ऐसा समझिए, मानो किसी की सैलरी 1 लाख रुपया है, हस्बैंड की सैलरी, उसने बीवी को बताया कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपया है, मंथ एंड पे दे दूंगा अगले महीने खर्चे के लिए। तो वाइफ ने 25 तारीख को जब बजट बनाया तो उसने अपना रेवेन्यू 1 लाख लिखा और फिर उसने कहा स्कूल के इतने, ये इतने, वो तो सारे खर्चे लिख लिए और इतनी बचत करूंगी मैं, इतना लिख।
ठीक है। हुआ यूं कि इस बार टीडीएस कट गया कुछ ज्यादा, तो जो बजट है वो 1 लाख का था, लेकिन सैलरी इस बार उसे मिलेगी 98,000। या मानो बोनस मिल गया तो बढ़ गए पैसे। तो ये एनालिसिस पूरे साल में कब बढ़ा कब घटा ये होता ही रहेगा। तो वो फिक्स रेवेन्यू नहीं हो सकता। ठीक है। तो ऐसे ही जो खर्चे हैं, मानो स्कूल में फीस दे दी, सब्जी में खर्चा ज्यादा हो गया, इस बार कहीं घूमने चले गए, घर में ननद आ गई, बिल्कुल। तो उसको 1,000 रुपए उसको भी दे दिए, तो वो एक्सेस खर्चा हो गया। मनीष जी, बट मोटा मोटा बजट जो है जी, हाँ, एक मिनट ले लूंगा। बोलिए, वो जो बोलिए। मोटा मोटा बजट है जी, वो इन दी लाइन ऑफ प्रोविजनिंग होना चाहिए, ये रिव्यू करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, ओके, फिर से लौटूंगा, फिर आपको फिर से वो सवाल करूंगा। मनप्रीत जी, आपसे भी कमेंट लेना चाहूंगा। पिछली सरकारों में, आम आदमी पार्टी की सरकार में महिलाओं को लेकर बड़े सारे वादे किए गए थे और काम हुआ भी था, चाहे वो फ्री बस सेवा हो, चाहे वो महिलाओं को आर्थिक सहायता देना हो या बाकी अन्य चीजें हों। हालांकि केंद्र सरकार ने ये कहा, बीजेपी ने ये कहा कि हम उन योजनाओं को लगातार कंटिन्यू रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब जबकि खुद बीजेपी ने भी कई वादे किए, उस पर भी आज फंड आ गया, उसका भी आवंटन किया गया है। क्या लगता है कितना एक परिवर्तन पिछली सरकार से अगली सरकार में महिलाओं के दृष्टिकोण से देखने को मिला है? हालांकि अभी तो सरकार को ज्यादा समय नहीं हुआ है, बजट पेश हो गया है। अब क्या आपको क्या विजन लग रहा है, सरकार का विजन क्या है महिलाओं की तरफ? देखिए, आज जो ट्रेडिशन रेखा गुप्ता द्वारा वहां पे फॉलो किया गया, वो सबसे बड़ी बात एक थी, जो पिछली सरकार है उसको कोसना। और मुझे लगता है कि अगर विजन अच्छा लेके आई है भाजपा सरकार, तो उनको अपने कामों की तरफ, अपने जो प्रोजेक्ट हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की तरफ, और जो फिर बजट उन्होंने पेश किया है वो कैसे और कहाँ पे प्लान किया जाएगा, इन चीजों को लेके उनको ज्यादा उत्सुकता होनी चाहिए। और उनके जो प्रोपेगेंडा है वो नहीं चाहिए कि भी पिछली सरकार को या पिछले 10 साल की सरकार को या उससे भी पिछली वाली सरकार को कोसते रह जाएं। हमेशा हर बात में, आज आपने अगर लाइव देखा होगा तो आपने भी देखा होगा कि रेखा गुप्ता ने जब भी किसी भी परियोजना का उन्होंने अनाउंसमेंट करा, तो उसके पहले उन्होंने ये कहा है कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने हमें दिल्ली बहुत बदतर हालत में दी है, खजाना खाली था, और उन्होंने बोला कि उन्होंने दिल्ली की हालत बड़ी खराब कर दी है। तो अगर इतनी ही खराब हालत थी तो भाजपा क्यों इतनी एक्साइटेड थी यहाँ पे अपनी सरकार बनाने के लिए? अगर उनको ऐसा लगता था कि दिल्ली को ठीक करने में बहुत टाइम लग जाएगा, हम लोग इतने कैपेबल नहीं है, या फिर दिल्ली के जो खस्ता हालत है हम उसको अपने हाथों में लेंगे और फिर लोग हमसे नाराज हो जाएंगे कि हमने उनके लिए काम नहीं करे, क्योंकि उसको संवारते संवारते हमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे ही चीजों को ब्लेम करने से मुझे लगता है भाजपा सरकार को बचना चाहिए। और जैसे अभी मनीष जी ने भी कहा कि बजट ऐसी चीज है कि मुझे लगता है कि आम जनता क्या, हमें भी समझ नहीं आता, क्योंकि यही बजट जब केजरीवाल सरकार पेश करती थी तो वो कहती थी कि दिल्ली एकमात्र स्टेट ऐसी है जहां पे जो बजट है वो प्रॉफिट में जा रहा है। और आज जब रेखा गुप्ता जी बजट पेश कर रही थी तो वो ऐसा बता रही थी कि आज ऐतिहासिक दिन है, आज का जो बजट है वही सबसे अच्छा बजट है, जो पिछले बजट थे वो तो लॉस में ही जाते थे, कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। मुझे लगता है इतनी धड़धड़ाती हालत में तो दिल्ली नहीं थी, हम भी यहाँ रह रहे हैं, शीतल जी आप भी यहीं पे रह रहे हो। ऐसा तो हम अगर आंखें बंद करके रेखा गुप्ता जी की बातों को सुनते तो हमें ऐसा लगता कि हम तो नर्क में रह रहे हैं। माना कि दिल्ली ट्रैफिक के लिए ऐसा बोला जाता है कि दिल्ली में ट्रैफिक बहुत है, दिल्ली में पानी की साफ नहीं मिलता, दिल्ली में हवा साफ नहीं मिलती, कुछ चीजें हैं जो दिल्ली वासी जिन चीजों की जो रोजमर्रा जिंदगी में उनको सामना करना पड़ता है जी, वो चुनावी फायदे के लिए जिन बातों का, जिन बयानों का इस्तेमाल करते हैं वो सदन में नहीं होना चाहिए। और जब आप बजट पेश करते हैं मुख्यमंत्री या फिर वित्त मंत्री होने के नाते, तो ऐसी भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मनीष जी आपके पास लौटूंगा। ठीक है, अमनप्रीत जी आऊंगा आपके पास भी। मनीष जी, आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा मैं कि जब बजट पेश होता है या जब चुनावी वादे होते हैं, पहले चुनाव से पहले, उसके बाद चूंकि उस समय वो आकलन नहीं किया जाता, वो एनालिसिस नहीं होता कि भाई हमने इतना पैसा कहाँ खर्च करना है, लेकिन जब बजट आता है तो उस समय क्या पूरा कैटेगराइज किया जाता है कितना पैसा कहाँ जाएगा? अगर 5100 करोड़ रुपए महिला समृद्धि योजना के लिए किया गया है तो कैसे इसको खर्च करना है, कैसे कैसे पहुंचाना है, कितनी महिलाओं तक ये पहुंचेगा, ये कैसे रहेगा सर, ये सरकार कैसे करेगी? बिल्कुल, इसकी डिटेल्ड स्टडी बनती है, पूरा प्रोटोकॉल तय होता है, बहुत बारीकी से चर्चा होती है। आम जनता या हम और आप जैसे लोग पढ़ते हैं कि भाई 5,000 करोड़ अलॉट हो गए, तो ऐसा नहीं है। 5,000 करोड़
उसमें 10-10 करोड़ का हिसाब रहता है कि 5,000 करोड़ खर्च होंगे, तो कैसे कैसे होंगे, कितनी महिलाओं को एलिजिबल करेंगे, 5100 करोड़ दे रहे हैं तो कितनी महिलाओं को देंगे, उसमें किन किन क्राइटेरिया में रखेंगे, इतने क्राइटेरिया में कितनी महिलाओं को कब कब देंगे, इनकी अमाउंट, बाइफर्केशन और टाइमिंग, पूरे साल में कब कब कितना डिसबर्समेंट होगा, ये भी अंदाजा लगाना होगा। आप समझिए, जब बजट में 1 लाख करोड़ का बजट है और वो 1 लाख करोड़ पूरे साल में कलेक्ट होंगे, इसका मतलब है हर रोज कुछ पैसा कलेक्ट होगा, और हम जानते हैं मंथ एंड पे ज्यादा पैसा कलेक्ट होता है, ईयर एंड पे और ज्यादा कलेक्ट होता है। तो हमारा कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है कि ऐसा ना हो जाए कि आज तो पैसा खत्म हो गया, देना था नहीं दे पा रहे, और कल पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो इनकी बहुत डिटेल्ड और बारीक गणना होती है, टाइमिंग प्रोटोकॉल फिक्स होता है। ठीक, दूसरी बात, अभी अमनप्रीत जी की एक बात से मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा था कि भाई इसका मतलब क्या हम नरक में रह रहे थे। देखिए, गरीब आदमी की स्थिति को वही जानता है, या तो वो गरीब है या उसका रिश्तेदार या दोस्त गरीब है। अब आप अगर अपने अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, अच्छे अपार्टमेंट में रहते हैं, अच्छी कोठी कॉलोनी में रहते हैं, तो शायद आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन आप बुराड़ी जाकर देखिए, सीलमपुरी जाकर देखिए, मयूर विहार फेज 3 जाकर देखिए, मंडावली जाकर देखिए, खिचड़ीपुर देखिए, है ना, और आप मीठापुर बदरपुर में जाकर देखिए, सीलमपुर जाकर देखिए, आप जमरूदपुर में जाकर देखिए, तो आपको पता लगेगा स्थितियां वाकई खराब हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी ने खराब की या पहले से खराब की या उन्होंने अच्छी की, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है मनीष जी कि इस सरकार के आने के बाद जरूरत है, इस सरकार के आने के बाद तुरंत ये चीजें सुधर जाएं, सुदृढ़ हो जाएं। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, बस ये है काम करने का मन होता है। आप एक एग्जाम्पल समझाता हूं, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और उन्होंने काम करना शुरू किया, ठीक है, लेकिन अभी आज देखते हैं 10 साल में तो जीडीपी डबल हुई। ठीक है, इसका मतलब है 5-10 साल में जब लगातार काम होता है तो इम्प्रूवमेंट नजर आता है। ठीक है सर, ठीक है। आखिरी सवाल मैं आपसे लेता हूं अमनप्रीत जी, थोड़ा जल्दी से जवाब दीजिएगा, 20 ही सेकंड है मेरे पास। कैसे आप जवाब देंगे मैम मनीष जी का? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो स्लम एरिया है वहां पे हम गंदगी से इनकार नहीं कर सकते। वहां पे हर चीज मुहैया करवाने में हर सरकार को मुश्किल होती है, चाहे वो आम आदमी सरकार हो, चाहे वो भाजपा सरकार हो। पर एक तरफ तो भाजपा सरकार ये कहती है कि ये जो केजरीवाल सरकार थी, 10 साल झुग्गी झोंपड़ी वाले लोगों के सर पे ही ये वोट लेते थे, वो लोगों को खुश करते थे, इन्होंने उनके लिए काम किया, इसीलिए उनके वोट इनको आते थे, इसलिए 10 साल ये अपनी सरकार बना गए। दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि स्लम एरिया में कोई काम ही नहीं हुआ। तो दोनों चीजों के साथ तो हम एग्री नहीं हो सकते ना। एक चीज के साथ हमें डिसएग्री होना ही पड़ेगा। या तो हम बोले कि जो स्लम एरिया के लोग हैं वो केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करते थे, जहां हम कहें कि वहां पे एक काम ही नहीं हुआ है। तो भाजपा को भी मुझे लगता है और दूसरे लोगों को भी एक साइड पे जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमनप्रीत जी आपका भी, और मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया और बारीकी से हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की। राजधानी दिल्ली को लेकर जो बजट पेश किया गया है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से, उन्होंने बजट पेश करने से पहले, मैंने पहले भी जिक्र किया, आम आदमी पार्टी की सरकार पर, जो पूर्ववर्ती सरकार है, उस पर जमकर निशाना साधा और उसके बाद बजट पेश करना शुरू किया। हालांकि वादों के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इरादों पर भी काम किया गया है और महिलाओं से लेकर युवाओं तक, युवाओं से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर व्यापार नीति तक, कैसे वहां पर चीज़ें सुधारनी है, ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर प्रदूषण तक, प्रदूषण से लेकर यमुना तक, और यमुना से लेकर बाकी अन्य मुद्दों तक, साफ सफाई स्वच्छता के मुद्दे तक, और स्वच्छता के मुद्दे से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य को भी इसमें जोड़ा गया है। अब देखना होगा इस बजट का इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर कितना होता है, इसका कितना फायदा आम लोगों को मिलता है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी सिलसिला जारी रहेगा।